नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखी आलोचना की है। एक बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आए नेता के पास भारत की अर्थव्यवस्था बदलने का सुनहरा मौका था। पर क्या वो मौका खो गया? क्या फैसलों की एक श्रृंखला ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल दिया? यही दावा करते हैं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आदित्य सिन्हा अपनी किताब इंडिया अनमेड, हाउ दी मोदी गवर्नमेंट ब्रोक द इकोनॉमी में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किताब के मुख्य दावे, कौन से फैसले किताब में विशेष रूप से निशाने पर हैं, इनके तर्क और आंकड़ों का सार, और आखिर क्या निचोड़ है। साथ में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां भी। किताब के सहलेखक यशवंत सिन्हा स्वयं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, इसलिए उनके दावे केवल राजनीतिक नरेशन नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन सरकारी अनुभव पर भी टिका हुआ है। किताब लिख रहे हैं यशवंत सिन्हा और आदित्य सिन्हा। यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री, जिनके पास सरकारी कामकाज और अर्थनीति के अंदरूनी अनुभव है। आदित्य सिन्हा साथ में सहयोगी, जिन्होंने किताब के तर्कों को व्यवस्थित किया। किताब का लक्ष्य साफ है। मोदी सरकार, विशेष रूप से 2014 से 2018 के शुरुआती वर्षों में, की कुछ नीतियों और निर्णयों की आलोचना करना और दिखाना कि कैसे कुछ बड़े फैसलों का असर अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थितियों पर पड़ा, चाहे वो जीडीपी आंकड़े हो, बैंकिंग सेक्टर की स्थिति हो, रोजगार हो या विनिर्माण। किताब के प्रमुख दावे कुछ इस प्रकार है। नोटबंदी, डेमोनेटाइजेशन। किताब कहती है कि ये निर्णय उपाय नहीं, विनाश जैसा रहा और इससे अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। जीडीपी और आंकड़ों का प्रश्न। लेखकों का आरोप है कि सरकारी आंकड़ों को पॉलिश शोभित करके पेश किया गया और वास्तविक विकास आंकड़ों में विग्रह है। जीएसटी, माल और सेवा कर एक जरूरी सुधार था, परंतु कार्यान्वयन में कमी और जल्दबाजी ने इसे शॉडी कर दिया। आरबीआई की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप से केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता प्रभावित हुई, जो दीर्घकालिक नुकसान का कारण बन सकता है। मेक इन इंडिया व विनिर्माण की विफलता। सरकार की ये प्रमुख घोषणा अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई। विनिर्माण बढ़ा नहीं जैसा वादा था। बैंकिंग सेक्टर और एनपीएस, कर्ज की गुणवत्ता गिरना और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस का बढ़ना, जिसका समुचित समाधान नहीं हुआ। नौकरी और रोजगार, रोजगार सृजन की कमी और विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार की अनुपस्थिति पर किताब ने चिंता जताई। इन मुद्दों पर हम अब विस्तार से जाएंगे। अध्याय 1, नोटबंदी, निर्णय, तर्क और परिणाम। निर्णय क्या था? 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट रद्द कर दिए गए। सरकार ने कहा कि ये काले धन, नकली मुद्रा और आतंक वित्त पोषण के खिलाफ बड़ा कदम है। किताब का तर्क। सिन्हा का दावा, नोटबंदी एक हड़बड़ी में लिया गया और अपर्याप्त योजना वाला निर्णय था। इससे कैश इंटेंसिव सेक्टर जैसे छोटे व्यवसाय, निर्माण श्रमिक, कृषि बाजार पर बुरा असर हुआ। वे कहते हैं कि परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियां धीमी हुई, छोटे दुकानदार और रोजगार प्रभावित हुए और श्रमवर्ग की आय कम हुई। आंकड़े और असर। किताब में कई उदाहरण और केस स्टडीज दिए गए हैं, जैसे कृषि बाजारों में नकद कमी, रोजगार में गिरावट के देशों के आंकड़े और सूक्ष्म कारोबार की रिपोर्टें। आलोचक निपटान कहते हैं कि दीर्घकालिक लाभ, काले धन का पता लगना काफी कम मिल पाया बनिस्बत जनव्यापी आर्थिक दबाव के। किताब के अनुसार नोटबंदी का लक्षित उद्देश्य अस्पष्ट था और लागू करने का तरीका ही मुख्य समस्या थी, जिससे अस्थायी आर्थिक झटके लंबे समय के लिए पड़े। अध्याय 2, जीएसटी, विचार अच्छा पर निष्पादन कमजोर। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत के कई करों को एकीकृत करके एक नाम पर लाया गया, जिसका उद्देश्य था कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और निवेशानुकूल बनाना। सिन्हा स्वीकारते हैं कि जीएसटी एक सुधार था, पर वे कहते हैं
कि डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में जल्दबाजी और तकनीकी तैयारियों के अभाव के चलते छोटे व्यवसाय परेशान हुए, बोझ बढ़ा और लॉजिस्टिक्स एवं इनवॉइसिंग की जटिलताओं ने कारोबार को प्रभावित किया। किताब में साथ ही ये तर्क है कि जीएसटी से जुड़े कई मामलों में केंद्र राज्य वित्तीय गतिशीलता बिगड़ी। छोटे उद्यमों की रिपोर्टें, इनवॉइस आधारित क्रेडिट की जटिलताएं और जीएसटी के पहले चरण में चालू तकनीकी खामियों को किताब ने प्रमुखता से उठाया। निष्कर्ष ये है कि यदि जीएसटी को लागू करते समय उद्योग स्तर पर तैयारी और चरणबद्ध बदलाव किए होते तो झटका कम होता। अध्याय 3, आरबीआई और संस्थागत स्वतंत्रता, हस्तक्षेप के दावे। यशवंत सिन्हा का स्पष्ट आरोप है कि सरकार ने केंद्रीय बैंक आरबीआई की स्वायत्तता पर दबाव बनाया, नीतिगत नियुक्तियों, बैंक नियमन और रिजर्व प्रबंधन में। किताब ये बताती है कि संस्थागत स्वतंत्रता कमजोर होने से निवेशक विश्वास, नीतिगत स्थिरता और मैक्रो इकोनॉमिक सुसंगति पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। किताब में कुछ मामलों का उल्लेख है जहां सरकार बैंक के रिश्तों में तनाव दिखता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर की कमजोरियों को लेकर संवाद और निर्णय प्रक्रिया। आलोचक कहते हैं कि आज की राजनीतिक आर्थिक वास्तविकता में बैंक सरकार समन्वय आवश्यक है, पर किताब का तर्क यही है कि समन्वय और दबाव में फर्क स्पष्ट होना चाहिए। अध्याय 4, बैंकिंग सेक्टर, एनपीएस और वित्तीय प्रणाली की कमजोरी। किताब में कहा गया है कि पिछले वर्षों में कर्ज की गुणवत्ता बिगड़ी, बड़े उद्योगों और कुछ बैंकिंग मामलों में लोन रिकवरी न हो पाने की समस्या, एनपीए, बढ़ी। ये बैंक बैलेंस शीट को प्रभावित करता है, क्रेडिट उपलब्धता घटाती है और बैंक जोखिम प्रोफाइल बढ़ाती है। सिन्हा कहते हैं कि एनपीए समस्या का ठोस समाधान नहीं निकाला गया और कुछ मामलों में पॉलिसी फैसलों से समस्या और गंभीर हुई। साथ ही वे कहते हैं कि बैंकिंग सुधारों में तेजी तो दिखी पर वो टिकाऊ नहीं थे और बैंगलोर गृहणीय कॉरपोरेट गवर्नेंस मुद्दों पर न तो पर्याप्त जवाबदेही आई और न ही समुचित जांच परीक्षा। कमीब शर्त, बैंकिंग संकट के दीर्घकालिक प्रभाव, क्रेडिट प्रवाह पर रोक, निवेश में गिरावट और छोटे उद्योगों की वित्तीय समस्याएं, ये सब आर्थिक विकास को धीमा करता है। अध्याय 5, जीडीपी आंकड़े और रूपांतरण डेटा पर सवाल। एक बड़ा और विवादास्पद दावे में लेखक कहते हैं कि सरकारी आंकड़ों को बेहतर दिखाने के लिए मेथडोलॉजी में परिवर्तन और बैक सीरीज रिकैलकुलेशन ने वास्तविक वृद्धि को अधिक रोशन दिखाया। उनके अनुसार जीडीपी रिवीजन, बेसयर परिवर्तन और आंकड़ा प्रशासन में पारदर्शिता की कमी ने सच्ची तस्वीर छुपा दी। किताब में यह तर्क विस्तार से दिया गया है कि आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं और यदि मेथडोलॉजी बदलाव से आधिक्य दिखे तो उसके क्या निहितार्थ है। आलोचक जवाब देते हैं कि आंकड़ा सुधार और नीति निर्माण में तकनीकी तौर पर रीबेसिंग सामान्य है, पर किताब कहती है कि यहां पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी की कमी चिंताजनक है। अध्याय 6, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को व्यापक रूप में भारत में विनिर्माण बढ़ाने के लिए नियंत्रित रूप से शुरू किया गया था। सिन्हा और सहलेखक कहते हैं कि इसके वायदों और पीआर के बावजूद वास्तविक विनिर्माण निवेश और उत्पादन में वो उछाल नहीं दिखा जिसकी उम्मीद थी। कई कारण ऊपर दिए जाते हैं: अवसंरचना घाट, श्रम नियमों की जटिलता, खपताधारित अर्थव्यवस्था और निवेश आकर्षण में कमी। विनिर्माण में कमी का अर्थ है रोजगार सृजन के अवसर कम होना, निर्यात बेस कम होना और आय असमानता की समस्या का लंबा चलना। किताब का निष्कर्ष है कि मेक इन इंडिया वादा रह गया, जबकि ग्राउंड लेवल पर गंभीर बदलाव चाहिए थे। अध्याय 7, रोजगार और नौकरियां। किताब बताती है कि आश्चर्यजनक रूप से बड़े जनादेश के बावजूद रोजगार के जरिए व्यापक लाभ नहीं पहुंचा। विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन अपेक्षित नहीं रहा। नोटबंदी और जीएसटी के बाद सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर दबाव बढ़ा, जिससे अनेक रोजगार अस्थायी या स्थायी तौर पर प्रभावित हुए। सिन्हा कहते हैं कि यदि अर्थनीति का केंद्र रोजगार सृजन हो तो नीति निर्माता को मापदंड जैसे वास्तविक नौकरियों की संख्या, रोजगार की गुणवत्ता
और सतत निवेश पर ध्यान देना चाहिए। अध्याय 8 न्यायिक, संस्थागत और लोकतांत्रिक पहलू। आर्थिक मुद्दे केवल आंकड़े नहीं हैं, वे संस्थागत संरचना, नियामक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। किताब में यह दिखाया गया है कि यदि संस्थान कमजोर होते हैं, चाहे आरबीआई हो या कैग सीबीआई जैसी संस्थाएं, तो आर्थिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। मजबूत संस्थान, पारदर्शी निगरानी और जवाबदेही ये आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। किताब का तर्क यही है कि इन पर काफी आघात पहुंचा है और इसका भुगतान राष्ट्र को करना पड़ सकता है। किताब के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पक्ष। मजबूत बिंदु, स्ट्रेंथ्स। लेखक का अनुभव, यशवंत सिन्हा का पूर्व वित्त मंत्री होना किताब की क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। वे अंदरूनी कामकाज के दृष्टांत दे पाते हैं। स्पष्ट मुद्दे उठाना, नोटबंदी, जीएसटी, स्वतंत्रता जैसे केंद्र बिंदुओं पर किताब ने साफ सवाल उठाए जो सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में रहे। विवरणात्मक शैली, कई घटनाओं और फैसलों का क्रमवार वर्णन मिलता है जिससे पाठक को क्रम और कारण समझने में आसानी होती है। कमजोरियां, वीकनेसेस बटा क्रिटिसिज्म्स। चयनात्मकता का आरोप। कुछ समीक्षा ये कहती है कि किताब मुद्दों का चयन फैसला पक्षपाती है, यानी केवल नकारात्मक पहलुओं को चुना गया है और उपलब्ध सकारात्मक संकेतों की अनदेखी। डेटा विश्लेषण में सीमाएं। कुछ आलोचक कहते हैं कि जहां किताब ने जीडीपी मेथडोलॉजी पर सवाल उठाए, वहां विस्तृत वैकल्पिक आंकड़ों का पूर्ण प्रस्तुतिकरण आवश्यक था, जो हर बार दिया नहीं गया। राजनीतिक संदर्भ। लेखक के व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष झुकाव को कुछ समीक्षकों ने नोट किया। यह पूरी तरह निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। इंडिया अनमेड कहती है कि 2014 के बाद लिए गए कुछ बड़े आर्थिक नैतिक फैसलों ने, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी का जल्दीबाजी में रोल आउट हो, आरबीआई के साथ तनाव हो या विनिर्माण नीतियों की असंतुलना, अर्थव्यवस्था की मूल भौतिक तैयारी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार को पारदर्शिता, संस्थागत स्वतंत्रता और रोजगार केंद्रित नीति पर लौटना चाहिए। क्या आप सहमत हैं कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया? इसके फायदे और नुकसान किस तरह मापने चाहिए? जीएसटी जैसे बड़े सुधारों में क्या फेज वाइज लागू करने का रास्ता बेहतर होता? क्या संस्थागत स्वतंत्रता, आरबीआई, कैग आदि पर किसी भी तरह का असर दीर्घकालिक हानिकारक है? मेक इन इंडिया के असफल होने के क्या कारण हैं? नीति, अवसंरचना, वैश्विक परिस्थितियां या कुछ और? यशवंत सिन्हा की किताब इंडिया अनमेड सिर्फ एक आलोचनात्मक लेख नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है उस दिशा की जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मुड़ रही है। लेखक, जो खुद एक अनुभवी अर्थशास्त्री और भारत सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक नीतियां सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होती। वे लोगों के जीवन, रोजगार और भविष्य को सीधे प्रभावित करती है। किताब के अंत तक यशवंत सिन्हा 3 मुख्य बातें बहुत स्पष्ट करते हैं। 1. अर्थव्यवस्था विश्वास से चलती है, डर से नहीं। मोदी सरकार की नीतियां जैसे नोटबंदी और जीएसटी अचानक और बिना पर्याप्त तैयारी के लागू की गई। इन दोनों कदमों ने लोगों के मन में अविश्वास पैदा किया, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, किसान हो या निवेशक। लेखक का मानना है कि आर्थिक निर्णय डर से नहीं, भरोसे और संवाद से चलने चाहिए। 2. सिर्फ नारे नहीं, ठोस नीतियां चाहिए। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं बहुत आकर्षक नारे थी, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके परिणाम कमजोर रहे। लेखक कहते हैं कि भारत में नीति और क्रियान्वयन के बीच एक बड़ा अंतर है। अगर सरकार को वास्तव में विकास लाना है, तो उसे नीतियों की चमक से ज्यादा उनकी गहराई पर काम करना होगा। 3. लोकतंत्र में आर्थिक संस्थाओं की स्वतंत्रता आवश्यक है। आरबीआई, वित्त आयोग और सांख्यिकी विभाग जैसे संस्थान किसी भी लोकतंत्र की आर्थिक रीढ़ होते हैं। लेखक चिंता जताते हैं कि इन संस्थाओं की स्वतंत्रता
धीरे धीरे कम हो रही है और निर्णय राजनीतिक इच्छा शक्ति पर अधिक निर्भर हो गए हैं। उनका संदेश साफ है, यदि संस्थाएं कमजोर होंगी तो अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती। यशवंत सिन्हा ये नहीं कहते कि मोदी सरकार ने सब कुछ गलत किया। वे मानते हैं कि इरादे सही हो सकते हैं, लेकिन तरीका गलत था। उन्होंने पाठकों से आग्रह किया है कि वे नेताओं की चमक से परे जाकर नीतियों के परिणामों को देखें। उनके अनुसार भारत जैसे विशाल देश में आर्थिक सुधार केवल बड़े बड़े भाषणों या घोषणाओं से नहीं आते, बल्कि एक लंबी, धैर्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया से आते हैं। किताब के निष्कर्ष में यशवंत सिन्हा लिखते हैं कि भारत अभी भी एक महान आर्थिक शक्ति बन सकता है, लेकिन इसके लिए हमें नए भारत के सपने से पहले सही दिशा की जरूरत है। वे कहते हैं कि भारत की कहानी अभी अधूरी है, पर यह तभी पूरी होगी जब हम सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखेंगे। और शायद यही बात इंडिया अनमेड हमें सिखाती है कि एक राष्ट्र को महान बनाने के लिए सिर्फ ताकतवर नेता नहीं, बल्कि ईमानदार संवाद, मजबूत संस्थाएं और सोचने वाली जनता भी जरूरी है। भारत बना सकता है अपनी कहानी दोबारा, बस शर्त है हम सच का सामना करने को तैयार हों। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी समझ सके कि हमारी अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। क्या आपको लगता है कि इंडिया अनमेड में यशवंत सिन्हा ने जो कहा वो सही है, या उनके विचार सिर्फ राजनीति से प्रेरित है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, अगर आप ऐसी ही गहरी, विचारोत्तेजक किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और सोच बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए।